नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेंद्र स्पीक्स पर। जैसा कि दिल्ली के चुनाव समाप्ति की ओर जा रहे हैं, जिससे कि सारी पार्टियां अब लगी हुई हैं कि कौन कितना आखिरी समय पर वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकता है। इसी की कोशिश में सारी पार्टियां लगी हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो और कुछ हद तक कुछ सीटों पर कांग्रेस। कोई भी ये नहीं चाहता कि इन इलेक्शंस को लूज कर वो एक नेशनल नैरेटिव लूज कर दें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको सीरियसली लिया है और इन चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से हराने की कोशिश में लगे हुए हैं, उससे ये चुनाव और दिलचस्प हो गए हैं। हालांकि 2015 और 20 के भी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने दम लगाया था, पर सभी ये कह रहे हैं कि जितना दम 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, शायद अभी तक किसी भी चुनाव में उतना नहीं लगा है। और ये किसी और राज्य में भी आपको नहीं दिखाई देगा। बड़े से बड़े राज्य बीजेपी ने जीते हैं, पर अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा फोर्स उन राज्यों में लगा है, उसकी आपको कोई मिसाल नहीं दिखती होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव की भी बात कर लें और 2022 के विधानसभा की भी चुनाव की बात कर लें, तो भी इतना बड़ा कैंपेन बीजेपी का नहीं था, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं उनके पास सरकार थी और उनको सरकार को रिपीट करना था। और जिस तरह का माहौल था, उनको शायद इतने बड़े फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पर 10 साल से बीजेपी सत्ता में नहीं है, और इस बार भी लोग ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो कांटे की है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी एकदम से स्वीप कर जाएगी। तो एक जो उम्मीद की किरण होती है, उसको कहीं न कहीं बीजेपी भुनाना चाहती है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है और 10 साल की जो नाराज़गी है लोगों की, उसको कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश में बीजेपी है। उसमें कितना कामयाब होंगे वो लोग, उसके लिए तो आपको 8 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर इन चुनाव में क्या-क्या मुद्दे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और किसकी तरफ ये चुनाव मुड़ सकता है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और इसमें इस बात की भी चर्चाएँ होंगी कि कितने निचले स्तर तक ये चुनाव प्रचार गए हैं और इससे आम आदमी पार्टी को क्या हासिल हुआ और अरविंद केजरीवाल को एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में क्या हासिल हुआ है, ये भी इस चर्चा का विषय होगा। और एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव किधर जा रहा है और किस किस पार्टी को इस चुनाव में जीत मिल रही है। जब आप 10 साल सत्ता में होते हैं, तो आपके पास गिनाने के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। 5 साल आजकल ऐसा हो गया है कि लगभग सरी सभी पार्टियों को 5 साल तो जनता दे ही देती है, कि 5 साल का शायद कार्यकाल जो है बहुत छोटा कार्यकाल होता है। कई-कई राज्यों में ये 15 साल, 20 साल भी होता है, पर दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ पे शीला दीक्षित ने 15 साल का शासन चलाया था, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जब 10 साल सत्ता में रह चुके हैं, तो अब एक कंपैरिजन बनता है कि कितना अच्छा शासन अरविंद केजरीवाल ने चलाया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि देश के सारे राज्य पिछड़े हैं, बहुत सारे राज्य अच्छे भी हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, इकोनॉमिकली भी अच्छा कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप सारे इंडेक्स की बात करेंगे, तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली से भी कहीं बेहतर कर रहे हैं। हालाँकि वो केंद्रीय राजधानी है और केंद्रीय राजधानी में केंद्र सरकार का भी बहुत प्रभाव होता है। पर फिर भी अगर आप कंपैरिजन में जाएँगे, तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं। उनके क्लेम बहुत हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, और उन्होंने एक फ्रीबीज़ की जो योजना चलाई है, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली फ्री बिजली, फ्री पानी। और तीसरी योजना जो उनकी फ्री बस की है महिलाओं के लिए, उसकी बहुत चर्चाएँ वो करते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसे फैक्टर हैं जिससे वो चुनाव जीत सकते हैं। पर अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, तो शायद इतने बड़े ये फैक्टर नहीं बन पाएँगे, क्योंकि अब जनता के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो आपने वादे किए हैं, लगभग-लगभग वैसे ही वादे भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैसे ही वादे कांग्रेस के भी हैं। तो ऐसा अलग क्या है? ऐसा आम आदमी पार्टी क्या अलग कर रही है जो इन्होंने 10 साल में करके दिखाया है, और इसकी निरंतरता अगले 5 सालों में भी रही रहेगी, इसको भी आपको जनता को बताना पड़ेगा। अगर आप ये बताने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएँगे। दूसरी बात ये भी है कि आप एक तरह से अजेय बन जाएँगे, क्योंकि अगर इतने नेगेटिव सेंटिमेंट के बाद भी अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आ जाती है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अरविंद केजरीवाल की, और ये उनकी राजनीतिक शख्सियत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल को लोग अलग देखते थे, एक साफ-सुथरी राजनीति का देखते थे, और देश के भविष्य के रूप में अरविंद केजरीवाल को एक समय पे देखा जाता था। तो आज वो स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, और वो एक नॉर्मल राजनेता, जैसे कि एक कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो या डीएमके का कोई नेता हो या आरजेडी, जेडीयू या झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई नेता हो बड़ा, उसी तरह से उनकी भी एक गणना होती है। वो अब बदलाव की राजनीति का चेहरा नहीं रह गए, क्योंकि अब बदलाव की राजनीति की वो बात करते भी नहीं हैं। जिस मुद्दे को भी लेके अरविंद केजरीवाल पहले बहुत ज़ोर-शोर से आवाज़ उठाया करते थे और किसी पे भी मनचाहा इल्ज़ाम लगा देते थे। हालाँकि कभी उन्होंने उसके लिए कोई सबूत नहीं
प्रस्तुत किया, पर वो इल्ज़ाम लगाने में हमेशा आगे थे और अपने आप को क्लीन दिखाते थे कि मैं इतना इतना ईमानदार हूँ कि मेरे बराबर का कोई नेता आपको नहीं मिलेगा। तो अब वो स्थिति धीरे-धीरे नहीं है और अब उनकी ईमानदारी का भी इतने उदाहरण नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वो खुद घोटालों के आरोप में अंदर थे और उनके पार्टी के बड़े नेता अंदर थे। अगर आप टॉप 5 नेताओं की बात करेंगे और टॉप 5 में टॉप 4 नेता आपके अगर जेल जा चुके हों, तो आप किस मुँह से कहेंगे कि आप ईमानदार हैं? आप ये इल्ज़ाम ज़रूर लगा सकते हैं कि आपके खिलाफ द्वेषपूर्वक कार्यवाही हुई है और आपको राजनीतिक द्वेष के साथ जेल में डाला गया है, पर हर चीज़ उससे परिभाषित नहीं होती है। आप जो अगर सो कॉल्ड शीश महल की बात करेंगे और उसके बारे में जो एक तरह से एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है और ये ऐसा तो नहीं है कि आप उस घर में नहीं रहे हैं या बीजेपी ने बनवा के आपको दे दिया है और आप पे इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी की ये तो अरविंद केजरीवाल गलत कर रहे हैं। ये आप ही ने बनवाया और आपकी सरकार ने बनवाया और कोरोना काल में बनवाया जब एकदम से त्राही-त्राही मची थी दिल्ली में, तब ये घर का पूरा निर्माण हुआ है और ऐसा भी घर नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई कोई परमानेंट घर नहीं होता है, पर आपने वो घर लिया और कई 4-5 घरों को मिलाकर वो बहुत बड़ा घर बना है और उस घर में आप रहते हैं। उसमें कितनी सुविधाएँ हैं, इन सब की चर्चा ना भी करें, तो भी एक वो आम आदमी का जो चेहरा था, जो कि वैगन आर से चलता था, एक साधारण से फ्लैट में रहता था, गाज़ियाबाद से दिल्ली आता था, वो सारी चीज़ें तो अब नहीं दिखाई देती हैं और ये अब नहीं दिखाई दे रही हैं मतलब जब से 2017-18 से तो वो परिवर्तन आके दिख ही रहा है। पर फिर भी जनता ईमानदारी को लेकर काफ़ी हद तक उनके साथ रहती थी। इन सब मुद्दों के बारे में भी जनता सुनना नहीं चाहती थी। पर जब इतना परिवर्तन आ गया अरविंद केजरीवाल में कि अब कहीं कुछ रह नहीं जा रहा है, तो डेफ़िनेटली अब धीरे-धीरे लोगों को बिलीव हो गया है कि वो एक राजनेता हैं और एक राजनेता के रूप में ही अब उनकी लड़ाई चल रही है। अब ऐसी र अब ये लड़ाई नहीं रही कि वो एकदम ही अलग कोई चमत्कारी हैं और एकदम से देश बदल देंगे, अब वो बात नहीं रही। तो ये कहीं न कहीं इन चुनाव में बदलाव आया है और इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आपको इन चुनाव के रिज़ल्ट्स में दिखेगा। जैसा कि मुद्दों की बात होती है, हर चुनाव में मुद्दे होते हैं, इन चुनाव में भी मुद्दे बनने चाहिए थे। पर चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो दिल्ली में, किसी ने भी वो नैरेटिव बिल्ड नहीं किया कि कोई एक मुद्दा जो कि चाहे सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो खड़ा हो पाया। और इसके लिए दोनों पार्टियां ज़िम्मेदार हैं क्योंकि आपके पास 5 सालों में कुछ बताने के लिए नहीं है, तो सरकार भी किसी ठोस मुद्दे को लेकर नहीं आ पाई। रोज़ नए-नए मुद्दे आते थे, रोज़ नए-नए नैरेटिव खड़े होते थे और अरविंद केजरीवाल जैसा कि वो एक चालाकी दिखाते हैं कि हर मुद्दे को इतना बड़ा बताते हैं, अब धीरे-धीरे लोगों को भी लगने लगा है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और जो एक्चुअल में है उसमें बहुत बड़ा गैप है। ऐसा नहीं है कि जो वो कह देंगे सब मान लेंगे। हालाँकि वो एक बड़ा समर्थक वर्ग है उनके पास जो कि उनकी हर बात को मानता है, पर ऐसा भी एक वर्ग है जो कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल का समर्थक था और बहुत दिनों तक समर्थक था। आज अरविंद केजरीवाल के बारे में वो सुनने को तैयार नहीं है और अरविंद केजरीवाल कितनी भी कोशिश कर लें, उनके बारे में अब वो धारणा नहीं रही है। तो इन चुनाव में बहुत ही कड़ी टक्कर है, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी दोनों ही पूरा दम लगा रहे हैं। पर जब से ये मिडिल क्लास को छूट मिली है इस बजट में, उससे बहुत बड़ा चेंज आने की उम्मीद है और तब से ही आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो चुनाव हारने की तरफ जा रहे हैं। तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क आया है और खुद प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिल्ली चुनाव में और जिस तरह से पूरा ताकत बीजेपी ने झोंक दी है, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आने की उम्मीद है। तो अगर आज आप बात करेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक सेम लेवल पे हैं, पर ये लास्ट के 2-3 दिन क्या होंगे, कितना परिवर्तन आएगा, वही इस चुनाव के रिजल्ट को निर्धारित कर देंगे। पर अब चुनाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। कौन कितना अच्छा करता है, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। पर ये चुनाव अब धीरे-धीरे किसी मुद्दे पे ना टिक कर एक अलग ही नैरेटिव में जा रहे हैं, तभी आप कह सकते हो कि ऐसे चुनाव बहुत ही अनिश्चित होते हैं। आप किसी भी बड़े राज्य में जाएँगे, जब बाइपोलर लड़ाई होती है, तो क्लैरिटी आ जाती है कि किधर चुनाव घूम रहा है। ये पहला बाइपोलर इलेक्शन होगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि अभी तक किसी ने ये निश्चित नहीं किया है कि कौन सच में चुनाव जीत रहा है। तो अभी कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। अगर आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट हरियाणा की तरह ही रहा, महाराष्ट्र की तरह ही रहा और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा पुश है वो आखिरी दिन तक रहा और वो लोगों को वोट के लिए प्रेरित कर पाए कि लोग बाहर निकलें और वोट करें, तो आप देखेंगे कि ये चुनाव पूरी तरह से पलट जाएगा। और ये बात दोनों पार्टियों पर लागू होती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जो अपने वोटर्स को जितना बाहर निकाल पाएगा, उसकी जीत उतनी ही सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि ये बिना नैरेटिव का चुनाव है, किसी मुद्दे का चुनाव नहीं है। रोज इस चुनाव के मुद्दे बदल रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। पर हाँ, धीरे-धीरे स्थिति अगले 24 से 48 घंटे में और क्लियर हो जाएगी कि ये चुनाव किधर जा रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं
कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।